हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है लेट्स स्टडी द बेसिक में। तो चलिए करते हैं क्लास 9th से जो हमारे एसएस की बुक है इंडिया एंड द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड 1 से चैप्टर है द फ्रेंच रेवोल्यूशन और उसके आज करते हैं सारे क्वेश्चन आंसर्स। तो देखो, अगर आपको दोबारा से पढ़ना है इसको फ्रेंच रेवोल्यूशन को तो आप चैनल पे जाइए, विजिट कीजिए और आपको हर एक चीज बिल्कुल डीपली समझ में आएगी। अब इसके जितने भी एनसीईआरटी में क्वेश्चन आंसर दे रखे हैं वो भी कर लेते हैं। एग्जैक्टली आपको समझना तो सारा है, ठीक है। एक आपको कंसेप्ट डेवलप करना है कि एग्जैक्टली जो फ्रेंच रेवोल्यूशन है वो हमें क्या समझाना चाहता है, उसके इम्पैक्ट क्या हुए, क्या आउटकम निकल के आया, वो सारी चीजें आपको चैप्टर को अच्छे से पढ़ने से मिलेगी। चाहे आप कितने नोट्स ले लो किसी के भी, चाहे आप कितनी भी तरह तरह से बातें सुन लो, कितनी ही वीडियो देख लो, आपको क्या है, जब तक आपको क्रक्स पता नहीं चलेगा ना, एनसीईआरटी की एक एक लाइन को आप नहीं समझोगे, आप इससे आगे नहीं निकल सकते, आप इस चीज को नहीं समझ पाओगे। इसलिए ज्यादा नोट्स पे रिलायबल ना रखें, क्योंकि एनसीईआरटी की एक एक जो लाइन है उसे पता ना कितने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बन सकते हैं, पता नहीं कितने क्वेश्चंस वो पूछ सकते हैं हमसे। तो उसको ध्यान से पढ़िएगा और अगर आप सच में चाहते हैं कि आप अच्छे से पढ़ें तो आगे से मैं आपको नोट से नहीं पढ़ाऊंगी, पूरी एनसीईआरटी की जो भी बुक का चैप्टर है उससे पढ़ाऊंगी और जितनी भी इंपॉर्टेंट लाइंस है वो साथ साथ हम उनको अंडरलाइन करते चलेंगे और फिर हम अपनी पढ़ाई को ऐसे ही रेगुलर रखेंगे। तो चलिए अब करते हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन से क्वेश्चन आंसर्स। तो सबसे पहले हमसे पूछते हैं डिस्क्राइब द सर्कमस्टेंस, कि वो सर्कमस्टेंस बताओ लीडिंग टू द आउटब्रेक ऑफ रेवोल्यूशनरी प्रोटेस्ट इन फ्रांस। अब देखो, जिस बच्चे ने जिसे पढ़ा होगा उसको पता होगा कि जो फ्रांस में ये रेवोल्यूशनरी जो सर्कमस्टेंस बने, ये क्यों बने। आपको पता है लुई 16 was an autocratic ruler who would not compromise with his luxurious life। जो लुई 16 था, बहुत ही एक तरीके से उसको शान और शौकत बहुत पसंद थी, उसको भी उसकी वाइफ को भी। he also lacked फार साइटेडनेस, अब उसको बाहर का दिख ही नहीं रहा था, फ्यूचर ही नहीं दिख रहा था, दूरदृष्टिगामी था ही नहीं वो। उसे सिर्फ ये पता था आज जो पैसा है उसको सिर्फ अपने जितनी भी शान और शौकत है उसमें खर्च करना है, ठीक है। When he ascended the throne, the royal treasury was empty। जब वो राजा बनता है तो जो खजाना है वो तो खाली पाता है। Long years of war had drained the financial resources of France, कि भाई बहुत लंबे टाइम से जो अमेरिका के 13 उपनिवेश थे उनको निकलवाया ब्रिटेन से, तो वहां भी पैसा खर्च होता रहा वॉर में, है ना। हर एक बात का पता होना चाहिए कि वॉर हो रही थी किसकी किससे हो रही थी, फ्रांस हेल्प कर रहा था नहीं कर रहा था, तो फ्रांस अमेरिका की हेल्प कर रहा था ब्रिटेन के खिलाफ, ठीक है। Added to this war, the cost of maintaining an extravagant court at the immense palace of the Versailles। वर्साइल के बड़े बड़े महल थे, उनको मेंटेन करने के लिए बहुत ज्यादा पैसा चाहिए था। Under Louis XVI, France helped the 13 American colonies to gain their independence from Britain। The war added more than a billion livres, मतलब लीवर क्या है, वहां की करेंसी है फ्रांस की, to a debt credit now began to charge 10% interest on loan, so the French government was obliged to spend an increasing percentage of its budget on interest payment alone। कि भाई जैसे उसने अमेरिका की जो कॉलोनीज थी उनको ब्रिटेन से उसने छुड़वाया तो धीरे धीरे उसके ऊपर कर्जा होने लग गया। अब उस कर्जे के ऊपर 10% का लोन भी इंक्रीज कर दिया गया, तो इन सब चीजों को चुकाते चुकाते वो बिल्कुल कर्ज में डूब चुका था। द स्टेट फाइनली इंक्रीज टैक्सेस। अब पैसा कहां से आएगा, मेन सी बात है कि वो अपनी प्रजा से ही लेगा, तो उसने क्या किए, जो टैक्सेस थे वो इंक्रीज कर दिए टू मीट इट्स रेगुलर एक्सपेंसेस सच एज द कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग आर्मी, है ना। अब ये तो है नहीं कि राजा के पास सिर्फ अपने शान और शौकत है, आर्मी भी है, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को भी रन करना है, यूनिवर्सिटीज को भी रन करना है, तो इन सब चीजों के लिए पैसा चाहिए था। पैसा कहां से आएगा, टैक्सेस से। टैक्सेस कौन पे करेगा, थर्ड स्टेट, ठीक है। टैक्सेस कौन पे करेगा, थर्ड स्टेट, जिसमें बिग बिजनेसमैन है, वर्कर्स है, पीजेंट्स हैं और छोटे मोटे जो वर्कर्स हैं जो मेटल का काम करते हैं, सब आ जाएंगे। सिर्फ थर्ड स्टेट ही टैक्स देगा लुई 16 के काल में।
The French society was divided into 3 states, ESTATES, but only members of the first 2 state, clergy and the nobles, were exempted to pay taxes, कि उनको कोई टैक्स पे नहीं करना. They belong to privileged classes. Thus, the burden of financing activity of the state through taxes were borne by the third state only. The middle class that emerged in 18th century फ्रांस वॉज एजुकेटेड एंड एनलाइटेड. अब जैसे ही 18वीं शताब्दी का बीच का पीरियड आता है, मतलब 18वीं शताब्दी स्टार्ट होती है, तो जो मिडिल क्लास के कुछ जो लोग हैं जो एजुकेटेड हो चुके हैं, जिनको थोड़ा सा ज्ञान हो चुका है, वो थोड़ा उठते हैं. एंड दे रिफ्यूज द थ्योरी ऑफ डिवाइन राइट ऑफ किंग्स एंड एब्सोल्यूट मोनार्की. दे बिलीव दैट अ पर्सन सोशल पोजीशन मस्ट डिपेंड ऑन हिज मेरिट एंड दे हैड एक्सेस टू द वेरियस आइडियाज ऑफ इक्वालिटी, freedom proposed by philosophers like John Locke, John Rousseau, Montesquieu, etc. And their ideas got popularized among the common mass as a result of intensive decision and debate in saloons and coffee houses and through books and newspapers. The French administration was extremely corrupt. जो फ्रांस का प्रशासनिक वे था चलाने का, वो बिल्कुल भ्रष्ट था. It did not give weightage to the French common man. The state finally increased taxes to meet its regular expenses, such as the cost of maintaining an army, running government office and universities. सब कुछ लिखोगे जब जाके कहीं जाके नंबर मिलेंगे, ठीक है? तो पूरा लिख देना है कि पीछे का बैकग्राउंड क्या चल रहा था. ये टैक्सेस बढ़ते हैं जिस वजह से जो रेवोल्यूशन है वो बढ़ता है. Which group of French society benefited from the revolution? Which group were forced to relinquish power? Which section of society would have been disappointed with the outcome of the revolution? अभी जो फ्रेंच सोसाइटी में रेवोल्यूशन हुआ, किस सोसाइटी को बेनिफिट हुआ? कौन से वो ग्रुप थे जिनको फोर्स किया गया पावर को हटाने के लिए? एंड विच सेक्शन ऑफ सोसाइटी वुड हैव बीन डिसअपॉइंटेड, और किसको बहुत ज्यादा निराशा हाथ लगी? तो देख लेते हैं. सो द वेल्थी क्लास ऑफ द थर्ड स्टेट विच केम टू नो एज द न्यू मिडिल क्लास ऑफ फ्रेंच बेनिफिटेड द मोस्ट फ्रॉम द रेवोल्यूशन. अभी हम पीछे भी पढ़ के आए हैं, जो मिडिल क्लास के जो लोग थे, जो कुछ एजुकेटेड थे, कुछ एनलाइटमेंट हो चुका था उनको इस रेवोल्यूशन का बेनिफिट मिला. और वे किससे बिलोंग करते हैं? थर्ड स्टेट से बिलोंग करते हैं. एंड दिस ग्रुप comprised of big businessmen, petty officers, lawyer, teachers, doctors, trader. अब इसमें ये सब लोग हैं. Previously these people had to pay state taxes and they did not enjoy equal status, but after the revolution they began to be treated equally with the upper section of the society. अब देखो, रेवोल्यूशन से पहले क्या था? सारा जो टैक्स है वो कि मिडिल क्लास देगा, तीसरा स्टेट देगा, बट वो टैक्स दे रहा है पर ना ही तो उनके साथ कोई इक्वल बिहेवियर हो रहा है, ना उनको कोई अपॉर्चुनिटीज है, ना उनके लिए कोई फ्रीडम है. तो देखो, टैक्स भी दे रहे हैं और कोई हमें कुछ मिल भी नहीं रहा है, कोई इक्वल भी ट्रीट नहीं कर रहा है. तो इस रेवोल्यूशन के बाद तख्ता पलट हो जाता है. ये टैक्स अब अगर टैक्स कोई चल रहा है तो हर कोई टैक्स देगा, ना क्लर्जी उससे छूटे हैं, ना नोबल मैन उससे छूटे हैं. तो आपको अगर कोई टैक्स लगाया जाता है, किसी भी देश को चलाने के लिए टैक्स तो लगाए जाते हैं, पर वो सभी के ऊपर है, ठीक है? अब सभी के साथ इक्वली ट्रीट किया जाता है, ठीक. With the abolition of feudal system, मतलब अभी सामंतवाद का तो खत्म हो गया, of obligation and taxes, the clergy and the nobility came to the same level with the middle class. अभी मैंने बोला कि जब टैक्सेस सिस्टम, ये रेवोल्यूशन के बाद टैक्सेस सिस्टम को सबके लिए बराबर कर दिया कि अगर कोई सिस्टम में टैक्स बनता भी है तो सभी देंगे. क्लर्जी या नोबिलिटी किसी भी एक जगह को या किसी तरह के टैक्स को अपनी तरह से नहीं लगा सकती, ठीक है? तो अब क्या हो गया? उनका प्रिविलेज खत्म हो गया. They were forced to give up their privileges. Their executives power were also taken away from them. कि जितनी भी उनके पास कोई पावर थी कुछ भी प्रकार करने की, वो सारी उनसे ले ली गई. The poorer section of the society, small peasant, landless labor, servant, daily wage earners would have been disappointed with the outcome of the revolution. Women also would have been highly discontented. अब देखो, हालांकि ये मिडिल क्लास के लोगों ने ये रेवोल्यूशन तो चलाया, पर जो बिल्कुल पुअर थे ना, जो स्मॉल पीजेंट थे, जिनके पास जो मजदूर थे, जो सर्वेंट थे, सेवक थे, या जो औरतें थी, उनको इस चीज का कोई फायदा नहीं. और क्यों? आपने देखा स्लेवरी को कब अबॉलिश किया गया? 1848 में स्लेवरी को, ठीक है? स्लेवरी
एबॉलिश की गई। पर देखो इससे पहले तो चलती रही ना, चलती रही। वुमेन्स है, उनको 1946 में कहीं जाके वोटिंग राइट मिला, उससे पहले उनको सिर्फ छोटे मोटे वैसे ही चीजें दे दी गई, पर उनके किसी भी प्रकार के अधिकार को माना नहीं गया। ठीक है, तो बहुत सारे लोग थे और जो स्मॉल पीजेंट्स थे, वर्कर्स थे, उनके बारे में तो सोच ही नहीं रहे थे, क्योंकि मिडिल क्लास ने सोचा कि भाई हमारी जो मेहनत है उसको हमसे छीना ना जाए, कि हमने ही रेवोल्यूशन किया है, टैक्सेस को कम कर दिया, क्लर्जी और जो नोबेलिटी मैन है उनसे पीछा छूट गया। पर इसमें जो स्मॉल पीजेंट्स हैं, लैंडर्स लेबर है, सर्वेंट है, वुमेन है, उनको डिसअपॉइंटमेंट हुई, उनको कुछ भी नहीं मिला। ठीक है, तो तीनों का अलग अलग मैंने लिख दिया है। ठीक है, आप इसमें अपने भी बहुत सारे पॉइंट्स जोड़ के इसको थोड़ा सा और बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है डिस्क्राइब द लेगेसी ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन फॉर द पीपल ऑफ वर्ल्ड ड्यूरिंग द 19th एंड 12th सेंचुरी सॉरी। तो 19वीं और 20वीं शताब्दी में जो फ्रेंच रेवोल्यूशन है उसने क्या लेगेसी बनाई पूरे वर्ल्ड में। सो द फ्रेंच रेवोल्यूशन प्रूव टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। कि भाई सच में चाहे कोई डिसअपॉइंट हुआ हो, कोई दबा हो, कोई उभर के आया हो, पर इसने वर्ल्ड को एक नया आइडियोलॉजी दी, नए थॉट्स पैटर्न दिए। द आइडियाज ऑफ लिबर्टी, लिबर्टी मतलब आजादी, डेमोक्रेटिक राइट कि हमारे क्या अधिकार हैं, हमें बोलने का भी अधिकार है, हमें कहने का, सुनने का, समझने का भी अधिकार है। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेगेसी ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन, कि हमने देखा था ना 3 तरह के आइडियाज निकल के आए थे। एक था इक्वालिटी, कि सभी में समानता हो। उसके बाद हमने देखा फ्रीडम हो, फ्रीडम चाहे वो रहने की हो, घूमने की हो, खाने की हो, पीने की हो, तो हमने स्वतंत्रता देखी का आइडिया देखा। उसके बाद हमने फ्रेटर्निटी देखी, फ्रेटर्निटी मतलब भाईचारा, बंधुत्व। ठीक है, भाईचारा, बंधुत्व का जो भाव था या जो आइडिया था वो यहीं से आया था। ठीक है, दीज आइडियाज बिकेम एन एम्पायरिंग फोर्स फॉर द पॉलिटिकल मूवमेंट इन द वर्ल्ड इन द 19th एंड 20th century. The ideas of liberty, equality, fraternity spread from France to the rest of Europe, where feudal system was finally abolished. मतलब इन राजाओं ने जितना तंग कर रखा था, नहीं सामंतवाद ने जितना तंग कर रखा था, उसको भाई जड़ से उखाड़ने के लिए ये 3 जो आइडियाज थे वो बहुत थे पूरे देश के, पूरे इंडिया, पूरे वर्ल्ड के लिए। लिबर्टी, इक्वलिटी, फर्टेनिटी। Colonized people rework on the idea of freedom from bondage into their movement to create a sovereign nation state. कि भाई जिनको बंदी बना रखा था, अब अपना देश भी तो colonized था ना, कि हमें ब्रिटेन ने अपने कब्जे में कर रखा था, तो वहां एक आइडिया आता है कि हम भी अपनी फ्रीडम को इनसे छीन सकते हैं, हमें भी खुश रहने का, फ्री रहने का अधिकार है। ये कहां से आए, ये कहां से आए ये लोग, इन्होंने हम पे अधिकार कैसे कर लिया। ठीक है, सो द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म दैट emerged आफ्टर द फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्टेड बिकमिंग मास मूवमेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड। कि धीरे धीरे एक आइडिया आता है और वो धीरे धीरे फ्रेंच रेवोल्यूशन से निकल के आता है और वो धीरे धीरे पूरे वर्ल्ड को अपने अंदर समा लेता है, कि अब राष्ट्रभक्ति की जो भावना है, राष्ट्रवाद की जो भावना है, वो उभरने लग जाती है। The impact of French Revolution would be seen in India too. इंडिया में भी देखने को मिलती है। टीपू सुल्तान, राजा राम मोहन रॉय got deeply influenced by the ideas of this revolution. In the end, we can say that after the French Revolution, people all over the world became aware of their rights. कि हालांकि आइडियाज फ्रेंच रेवोल्यूशन के थे, पर धीरे धीरे लोगों ने ये महसूस किया, इंडिया के लोगों ने भी महसूस किया कि भाई हम अगर एकजुट हो जाएं, अगर हमारे साथ इक्वालिटी होती है, तो हम भी किसी भी मजबूत साम्राज्य को उखाड़ कर फेंक सकते हैं। ठीक है, Draw up a list of democratic right we enjoy today, those whose origin would be traced to the French Revolution. ऐसे कौन से वो डेमोक्रेटिक राइट्स हैं जिनको आज हम इंजॉय करते हैं और जो देन कहां से हैं, जो कहां से उभर के आए हैं, फ्रेंच रेवोल्यूशन से। So some of the democratic rights which we enjoy today can be traced to the French Revolution are as follow: right of equality,
including equality before law, the prohibition of discrimination, equality of opportunities in matter of employment, right of freedom of speech, expression, including the right of practice any profession or occupation, right against exploitation, right of life, right to life and right to vote, कि हमारे पास जो वोटिंग का अधिकार है, जीवन जीने का अधिकार है, अगर हमारे साथ भेदभाव हो रहा है उसके खिलाफ खड़े होने का अधिकार है, हमें बोलने का, अपने एक्सप्रेशंस को बाहर निकालने का जो अधिकार है। पर ऐसा नहीं हो कि हम राष्ट्र के ही प्रति विरोधी हो जाएं, ये चीज की किसी को भी फ्रीडम नहीं है, ठीक है। राष्ट्र विरोधी नहीं होना है। कोई सरकार कुछ गलत कर रही है उसके बारे में आप बोल सकते हो कि भाई सर ये चीजें गलत हैं और हमारे ऊपर इस चीज का इम्पैक्ट गलत पड़ रहा है कि हमारा शोषण हो रहा है, पर राष्ट्र के प्रति नहीं, किसी को मिसलीड करने के लिए, मिसगाइड करने के लिए नहीं है ये फ्रीडम, ठीक है। राइट टू इक्वलिटी, कि अब हमें अगर चाहे मैं गरीब हूं चाहे मैं अमीर हूं, मैं कानून के सामने सब बराबर है, ठीक है। अगर मेरे से कोई भेदभाव हो रहा है, छुआछूत का व्यवहार हो रहा है, कोई मेरे को दास बना रहा है, कोई मुझे स्लेव कर रहा है, कोई मेरे राइट्स को छीन रहा है, तो मैं लॉ के पास जा सकती हूँ। और अगर किसी एम्प्लॉयमेंट के लिए अगर मैं वहां जा सकती हूँ या मैं कुछ कर सकता हूँ तो मुझे इक्वालिटी है, ठीक है। तो ये ऐसी कुछ डेमोक्रेटिक राइट्स है जो हमें मिले हुए हैं और जिनका हमें बखूबी से इस्तेमाल करना चाहिए और थोड़ा सोच समझ के इनका इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि जहां हम अपने राइट्स के बारे में सोचते हैं वहां कहीं ना कहीं हम दूसरे के राइट्स को छोड़ देते हैं, हम उसको अनदेखा कर देते कि आपके राइट्स नहीं, मेरे राइट्स है। तो हर चीज का इस्तेमाल जरा देख के कीजिए। कहते हैं ना कि बोलने से पहले सोच लीजिए, तो ऐसे ही करने से पहले भी आप सोच लोगे तो कुछ भी गलत आप नहीं करोगे। नेक्स्ट है, वुड यू एग्री विद द व्यू दैट द मैसेज ऑफ यूनिवर्सल राइट वाज बी set with contradiction? इसको एक्सप्लेन करना है। So the message of universal rights was definitely be set with contradiction, कि जो भी यूनिवर्सल राइट दिए गए थे, चाहे वो इक्वालिटी का हो, वोटिंग का हो, वो एक कॉन्ट्राडिक्शन पे थे, मतलब वो सभी के लिए इक्वल नहीं थे। यूनिवर्सल बोल तो रहे थे पर वो यूनिवर्सल थे नहीं। Many ideas of the Declaration of Rights to Man and Citizen were not एट ऑल क्लियर, कि सभी के लिए वो बिल्कुल थे बट वो क्लियर नहीं बताए गए थे। दे हैड डुबियस मीनिंग, उनके दो मीनिंग थे, क्योंकि आपको पता है वुमेन्स को बिल्कुल भी अधिकार नहीं दिए गए थे, स्लेवरी को अबॉलिश नहीं किया गया था। जब दास प्रथा भी है, आप वुमेन्स को भी कोई राइट नहीं दे रहे हो, तो ये कैसा डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स टू मैन और सिटीजन का था? तो कॉन्ट्राडिक्शन तो है ही ना। द फ्रेंच रेवोल्यूशन कुड नॉट ब्रिंग इकोनॉमिक इक्वालिटी, की जो इकोनॉमिक इक्वालिटी थी वो नहीं लेके आया फ्रेंच रेवोल्यूशन। द डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन लेड स्ट्रेस ऑन इक्वालिटी बट लार्ज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी वाज डिनाइड टू इट। The right to vote, elect their representative, did not solve the poor man's problem. Women were still regarded as passive citizens. आपको देखा था कि आपने कि पैसिव और एक्टिव सिटीजन बना दिए थे। पैसिव वो हैं जिसमें वुमेन है जो 25 साल से कम है या 21 साल से कम है, बार बार उसकी जो एज है उसको आगे पीछे किया गया और बोला गया जिनके पास 3 दिनों का वेग नहीं है टैक्स पे करने के लिए, तो वो तो है ही नहीं पैसिव। वो लोग किस में आते हैं? पैसिव सिटीजन्स में आते हैं। सो वुमेन को तो कोई वोट था ही नहीं, उसको कोई राइट था ही नहीं। They did not have any political rights such as right to vote and hold political office like men. Hence the struggle for equal politics rights continue. अब आपको पता होगा 1946 में जाके कहीं औरतों को वोटिंग राइट मिला था, वोटिंग राइट फॉर वुमेन, टू वुमेन, ठीक है। France continued to hold the expand colonies, thus its image as a liberator could not last for a long time. Slavery existed in France until the first half of 19th century. अब आपने देखा कि जो स्लेवरी है उसको भी कब अबॉलिश किया गया? 1848 में अबॉलिश किया गया स्लेवरी को। तो ऐसी बहुत सारी चीजें थी जिनको दिखावटी रूप में कहा तो गया था कि सभी के लिए बराबर यूनिवर्सल राइट है, पर वो बराबर यूनिवर्सल राइट नहीं थे। नेक्स्ट है, हाउ वुड यू एक्सप्लेन द राइज ऑफ नेपोलियन? नेपोलियन किस प्रकार आता है फ्रांस में? सो द पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ऑफ द डायरेक्टरी paved the way for the rise of Napoleon Bonaparte. Napoleon had achieved glorious victories in war. अब देखो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो गई, जो डायरेक्टरी थी वो फेल हो गई,
क्योंकि क्या हुआ, 5 मेंबर्स की एक 5 रिप्रेजेंटेटिव की एक असेंबली बना दी और भाई उनसे चली ही नहीं, वो आपस में झगड़ा करने लग गई और इस बीच पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ गई कि इन लोगों से कुछ चल ही नहीं रहा है और नेपोलियन ने इस चीज को बहुत अच्छा अपना एक तरीका समझा फ्रांस की जनता पर अपना अधिकार करने का, और वो धीरे धीरे आसपास का जो एरिया था ना, जो कंट्रीज उनको जीतते हुए आ रहा था। दिस मेड फ्रांस रियलाइज दैट ओनली अ मिलिट्री डिक्टेटर लाइक नेपोलियन वुड रिस्टोर अ स्टेबल गवर्नमेंट। अब लोगों को ये लगा कि फ्रांस को अभी एक मिलिट्री डिक्टेटर की जरूरत है, जिसका एक विजन हो, जो शार्प हो, जो गवर्नमेंट को अच्छे से रूल को फॉलो करा सके, जिसका एडमिनिस्ट्रेशन पावर स्ट्रांग हो। तो नेपोलियन में उन्हें एक ऐसा मिलिट्री डिक्टेटर दिखाई दिया। तो फ्रांस की जनता ने स्टार्टिंग में तो नेपोलियन का स्वागत किया। नेपोलियन कब आया था? 1804 में फ्रांस में आया। In 1804, he crowned himself the Emperor of France. He set out to conquer neighboring European countries, disposing dynasty and creating kingdoms where he placed members of his family. इसने क्या किया? जो फ्रांस है उसके आसपास की जो कंट्रीज हैं उनको जीतता चला गया और उनमें अपने रिलेटिव्स को बैठाता चला गया, वहां का राजा बनाता हुआ चला गया। अब देखो, फ्रांस की जनता को तो ठीक लग रहा है, पर जो और कंट्रीज को जीत रहा है ना, उनको ऐसा लग रहा है कि अब ये हमारे ऊपर वैसे ही तानाशाही दिखाएगा जैसे जो फ्रांस के पहले राजा थे वो दिखाते थे। सो नेपोलियन व्यूड हिमसेल्फ एज अ मॉडर्नाइजर ऑफ यूरोप। वो हालांकि अपने आप को मॉडर्नाइजर मानता था, कि यूरोप के आधुनिकीकरण का निर्माता मानता था, पर वो ऐसा था नहीं। He introduced many laws such as the protection of private property, a uniform system of weight measures provided by the decimal system, but his rise to power did not last for a long time. He finally defeated at Waterloo in 1815. कि हालांकि उसने बहुत अच्छी चीजें या बहुत नई लॉ उसने इंट्रोड्यूस किए, जिससे प्राइवेट प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन का लॉ उसने निकाला, मेजरमेंट के वेट के सिस्टम उसने इंक्लूड करे, डेसिमल सिस्टम भी माना जाता है कि उसने कहते हैं, हालांकि ये अपने देश का है, डेसिमल सिस्टम भी उसने वहां इंट्रोड्यूस किया। पर हालांकि उसके अंदर पावर बहुत थी, पर कहीं ना वो पावर के कहते हैं ना, पावर के लस्ट में गुम हो गया था। उसे पता ही था कि जनता क्या चाहती है। और धीरे धीरे फिर वो जो वाटरलू का एक वॉर होती है, वाटरलू में 1850 में वो डिफीट हो जाता है और इस प्रकार नेपोलियन का भी फ्रांस में अंत हो जाता है। आई होप आपको सभी क्वेश्चन अच्छे समझ में आए होंगे। ऐसी और वीडियोस में सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।